नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र नेहरा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जंग अपने को जीतनी है, झंडा अपने को लहराना है, सफलता अपने को प्राप्त करनी है, सोशल साइड से अपने को दूर रहना है और आपको हमारे साथ बने रहना है। इसी के साथ दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं फिर से एक नए टॉपिक का। टॉपिक बोले तो टॉपिक में का सब पॉइंट बोले और उस पॉइंट का नाम है दोस्तों अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। नाम तो आपने इसका सुना ही होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं पढ़ा है, कुछ नया मिलेगा, कुछ दमदार होगा, कुछ खास होगा और आपके लिए ये पल बहुत ही बेहतरीन होगा। आप हमसे पढ़ेंगे डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों? तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मौखिक ही बता देता हूँ। डिवैल्यूएशन जब कोई एक राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की तुलना में अपनी मुद्रा की जो वैल्यू उसको कम कर देता है, उसको मैं बोलता हूँ डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन। अब सर अवमूल्यन करने से क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि दोस्तों अवमूल्यन करने से किसी भी देश के निर्यात बढ़ते हैं। और ये निर्यात क्यों बढ़ते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले या आप किसी इंटरव्यू में जाओ और आपको इंटरव्यू में सामना हो जाए कि ठीक है वह निर्यात बढ़ते हैं अवमूल्यन से, तो वो आपसे पूछे कि अवमूल्यन करने से निर्यात क्यों बढ़ते हैं, अवमूल्यन करने से निर्यात क्यों बढ़ते हैं। और वो फिर ये से भी कह दे कि यदि आप निर्यात कर रहे हो और निर्यात करने वाली जो वस्तु है उसकी यदि मांग की लोच एक से कम है या उसकी मांग की लोचदार नहीं है, तो क्या आपके उस समय निर्यात बढ़ेंगे? तो दोस्तों उस समय आपके निर्यात नहीं बढ़ेंगे, उस समय आपके निर्यात नहीं बढ़ेंगे। इस चीज़ का भी इस क्लास में पूरा पोस्टमार्टम होगा, पूरा 360 डिग्री जितेंद्र नेहरा द्वारा एनालिसिस होगा। आप मस्त रहे, आराम से फ्री रहे। जब हम हैं आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन है ना टेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों अपन चालू कर लेते हैं, फिर क्रम क्रम से नोट्स बनाते जाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे, उससे मैं आपको समझाता जाऊंगा क्या होता है अवमूल्यन। या पहले आपको तो समझा देते हैं। देखो दोस्तों, आज अपना जो मुख्य विषय है अवमूल्यन है, मैं समझा देता हूं दोस्तों थोड़ा बहुत। देखो दोस्तों, अवमूल्यन यानी एक देश द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की तुलना में कम कर देना। कैसे कम कर देना सर? हम समझे नहीं। अरे भाई साहब, $1 = 70 रुपये था पहले। अब यदि $1 बराबर 80 रुपये हो जाए, ये ही मेरा अवमूल्यन। कई बच्चों की क्या होता था, यार 170 से 80 ये तो बढ़ गया सर, ये अवमूल्यन कैसे हो गया? अरे भाई ये नहीं देखना है पैसा $1 बराबर 80 हो गया, लेकिन ये देखना है अपन को वस्तु की प्राइस नहीं देखनी, अपने को देखनी है इस चीज की वैल्यू। वैल्यू क्या देखना है? वैल्यू। और वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, और तो प्राइस का मूल्य भी मूल्य होता है, लेकिन ये प्राइस वाला मूल्य नहीं, ये प्राइस वाला ये कीमत नहीं। आप समझना, वैल्यू समझना, मतलब वैल्यू 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 मतलब वैल्यू कम हो गई अपने मुद्रा की। जब दोस्तों $1 बराबर 80 हो गया ना, तो अपनी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। जब $1 बराबर 100 हो जाए, $1 बराबर 200, मतलब अपनी मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है दोस्तों? कम हो रही है। अरे भाई $1 बराबर 200, कितने खूब सारे नोट ही नोट ले लो, कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब अपना रुपया स्ट्रांग हो जाए, जब $1 बराबर 60 हो जाए, $1 बराबर 50 हो जाए, $1 बराबर तो इस स्थिति में दोस्तों अपने जो रुपए की वैल्यू होती है ना, वो उसको मैं कहता हूँ बढ़ना, उसको कहता हूँ मैं बढ़ना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सर आपने कहा कि देखो, आपने पहले ही बता चुका हूँ, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बताया था, पर मैंने कहा था दोस्तों अवमूल्यन वाला जब चैप्टर लूंगा तो इसका बढ़िया वाला पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक उदाहरण देते। जैसे मान लो कि $1 बराबर पहले आपका 80 रुपये था, अब मेरा $1 = 90 रुपये हो गया। कहने का मतलब मैंने मुद्रा का कर दिया अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी मैं क्या बोलता हूँ विदेशी लोगों को कि भाई मैं आपको $1.80 नहीं, अब मैं आपको $1 बराबर 90 रुपये दूंगा। $1 में कितना दूंगा? 90 रुपये दूंगा। तो वो सोचिए यार, पहले हम $1 में 80 ले रहे थे, अब वो मेरे को कितना दे रहे हैं? तो वो कहेंगे यार ये भारतीय लोग यार पहले तो $1 में 80 दे रहे थे, अब 90 रुपये दे रहे। तो भाई साहब क्या होगा, जब 90 दूंगा तो जो 80 रुपये की चीज थी दोस्तों, मान लो कि सेव थे 80 रुपये किलो, जब $1.80 में था तो भाई साहब उन्होंने सेव 80 रुपये किलो खरीद लिए। अब भाई साहब मैंने $1 के 90 दे दिए, तो उनके पास
बच गए कितने भाई साहब, तो उनके पास 10 रुपये बच गए। अब हो सकता है कि $1, अब मान लो कि इस आदमी के पास $100 हो, कितने डॉलर हो, $100, ये तो मतलब $1 पे कितने बच गए, 10 रुपये। अब मान लो कि $100 की बात चल रही, तो $100 पे कितने रुपए बच गए भाई साहब, 1000 रुपये बचे नहीं बचे। आप मेरी बात समझना। अब ऐसे मत समझना कि 10 रुपये बच गए सर, 10 रुपये का तो क्या सेव लेगा, 10 रुपये की थोड़ी सी सेव हो रह जाएगी, पाव भरी नहीं आएगी। अरे भाई कि ये जरूरी है क्या कि उसके पास $1 ही हो, $1 क्या, बहुत सारे डॉलर होते हैं लोगों के पास। तो मान लो कि मैं खुद उसके पास $100 है, तो $100 का मतलब उसके पास कितने रुपए बच गए रे भाई, 1000 रुपये बच गए। कितने रुपए बच गए रे, 1000 रुपये। अरे सेव कितने का रहे, 80 रुपये के। तो भाई साहब कितने सेव वो ले लेगा, 2 भाग इसमें, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8 9 10, 8 दूनी 16, 12 × 96, लगभग 12 किलो सेव ज़्यादा ले लेगा। ये तो भाई साहब $100 की बात कर रहा हूँ, कितने ज़्यादा सेव ले लेगा भाई, 12 किलो सेव ज़्यादा ले लेगा। अब 12 किलो सेव अपने ज़्यादा बिक गए तो बताओ निर्यात बढ़ा नहीं बढ़ा, बिल्कुल आपको सर बढ़ गया। अरे कोई टूरिस्ट अपने आ रहा है, घूमने आ रहा है, उसको पहले मैं 80 दे दूँ, फिर उसको मैं 90 दे दूँ, तो हो सकता है कि मान लो कि वो अपने अपने अमेरिका से मान लो कि साथ में $100 ही लाए, कितने लाए, $100 तो कौन लाता है, लेकिन मान लो ज़्यादा ही लाएंगे कि मान लो ये $2000 लेके आ गए, और $1 में मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो इस पर कितने एक्स्ट्रा दे दिया, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। अब बताओ ये 20,000 रुपये को क्या करेंगे, खर्च करेंगे नहीं खर्च करेंगे, किसी होटल पर जाएंगे, चाय पानी पियेंगे, बस में घूमेंगे, किसी और कहीं भी जाएंगे, जो भी मान लो। तो अपने दोस्तों क्या हो जाते हैं, इससे निर्यात बढ़ जाते हैं, या अपने विदेशी मुद्रा की दोस्तों क्या हो जाती है, प्राप्ति क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्तों अवमूल्यन करते हैं। लेकिन दोस्तों अवमूल्यन हमेशा फायदेकारी नहीं रहता है। मान लो कि सपोज करो, एक तो दोस्तों मैंने बताया कि मांग की लोच ज़्यादा होनी चाहिए, मांग की लोच ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी ये क्या होता है, प्रभावी होता है। अब मांग की लोच क्या होती है, जैसे प्राइस कम हो जाए ना, तो आप उसकी क्वांटिटी क्या खरीदो, ज़्यादा खरीदो, ये शर्त लगनी चाहिए। जैसे सेव, सेव पर आपने उदाहरण लिया, तो जैसे आपने इसकी कीमतें कम कर दी, उनके पास क्या कर दिया, उनके पास प्राइस कम कर दी, तो क्वांटिटी क्या होती है उसकी ज़्यादा खरीदी जाती है। ये मांग का नियम बोलता है मेरा, भाई प्राइस कम करो और मांग उसकी बढ़ जाती है। लेकिन मांग की लोच क्या बोलती है कि दोस्तों जैसे आप उसकी कीमत कम करोगे, कीमत कम होते उस चीज़ की क्या हो जानी चाहिए, मांग क्या हो जानी चाहिए, ज़्यादा हो जानी चाहिए। जैसे मान लो सेव किया आपने, सेव पर मान लो अवमूल्यन किया, अब सेव निर्यात कर रहे, मान लो अवमूल्यन कर दिया, अब उसकी मांग की लोच क्या होनी चाहिए कि जैसे आपने सेव की प्राइस कम करते हो, तो सेव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सेव हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, अपन ने सेव का मूल्य कम कर दिया, उनके लिए अवमूल्यन कर दिया, उनको सेव की ज़्यादा जरूरत थी, वो तक रहे थे कब से कि भारत वाले यार कब सेव पैसे कम करे, हम सेव लेके आ जाए, खाने पानी की चीज़ है भाई, ठीक है, तो अपन ने कर दिया। और अपना सेव पर अपना क्या, मांग की लोच एक से ज़्यादा थी, और अपना ये क्या हो गया दोस्तों, सक्सेस हो गया, और अपना सेव का निर्यात क्या हो गया दोस्तों, ज़्यादा हो गया, और अपना अवमूल्यन क्या हो गया, सक्सेस हो गया। लेकिन दोस्तों अपना निर्यात अवमूल्यन की शर्त होती है कि दूसरा देश भी दोस्तों अवमूल्यन न कर दे। अब वो भी अवमूल्यन कर दे तो अपने को निर्यात को कोई फायदा ही नहीं हुआ, या उसकी मांग की लोच ज़्यादा होनी चाहिए। जब अपने को दोस्तों क्या होता है, अवमूल्यन सक्सेसफुली सफल होता है, सक्सेसफुली होता है। आप मेरी बात यहाँ तक समझ चुके होंगे। अवमूल्यन अपन ने पढ़ लिया है दोस्तों, मांग की लोच के बारे में भी अपने देख लिया, कैसे वृद्धि होती है ये भी अपने देख लिया। अब अपने नोट्स के रूप में इसका अध्ययन कर लेते हैं, और अवमूल्यन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अवमूल्यन ही चल रहा था अपने शुरू से ही। अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, वो तो सभी कराते हैं, वो अपन लास्ट में करेंगे। जो दुनिया कराता है ना इजी वो तो अपन सबसे लास्ट में लेंगे। अब तक भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार कर दिया, अब तक दोस्तों भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार कर दिया। मैं बता देता हूँ आपको ज्ञान के लिए, 1949, 1966 और 1991। 30.5 किया था, यहाँ पर 36.5 किया था, यहाँ 18 से 19% किया था, 1949, 66, 91 में यहाँ पर दोस्तों 2 बार किया था। ये मुद्रा का अवमूल्यन भारत ने 3 बार कर दिया, 1991, 2 चरणों में। ये दुनिया बताती है, अपन शॉर्ट एंड स्वीट बताते हैं इसको, है ना। अपने लिए ये खास नहीं, अपन पढ़ेंगे इसका बढ़िया कंसेप्ट। लिखो दोस्तों अवमूल्यन, डालो हेडलाइन। आपने हेडलाइन नहीं डाली क्या अभी, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। मुद्रा का अवमूल्यन लिखो दोस्तों, अवमूल्यन किसे कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन रेड के पेन से लिखेंगे दोस्तों, अवमूल्यन। ये दोस्तों आप रेड के पेन से लिखेंगे हेडलाइन के बाद में, आप अच्छे अवमूल्यन।
अवमूल्यन। ठीक है दोस्तों, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य, जब कोई देश, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की तुलना में, दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की तुलना में, दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की सापेक्ष, दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के सापेक्ष यानी तुलना में, कोष्टक में लिख लो तुम। जब अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है। दूसरे राष्ट्र क्या लिखा आपने? दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के सापेक्ष कम कर देता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। किसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन? वापिस से देख लेंगे, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूं। अवमूल्यन किसे कहेंगे? जब कोई राष्ट्र या जब कोई देश, आप अपनी भाषा में देश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातें का माइंड मत किया करो। जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू, अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के सापेक्ष कम कर देता है, अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के सापेक्ष कम कर देता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। समझ गए होंगे आप, मुद्रा का अवमूल्यन उसे कहते हैं। अब दोस्तों देखो, राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के सापेक्ष कम देता है, मतलब राष्ट्र कर रहा है अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर रहा है, मतलब खुद जानबूझ कर रहा है ना। तो आप इसमें ये वर्ड भी मिलता है आपको कहीं पर, जानबूझ कर करता है, तो आप कोष्टक में लिख लो। या तो जानबूझ, अपने आप में जो परिभाषा है इसमें जानबूझ कर वर्ड अपने आप ही प्रदर्शित हो रहा है या शो हो रहा है, बताना चाह रहा है कि कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र मुद्रा की सापेक्ष तुलना में कम कर देता, अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है, इसका मतलब वो जानबूझ कर रहा है। कई जगह ये जानबूझकर वर्ड लिखा हुआ भी होता है और कई जगह नहीं भी लिखा होता, तो ये समझने की बात है ना, समझने की बात है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वैसे जानबूझकर ये वर्ड भी लिख सकते हैं, जानबूझकर कम कर देता है, जानबूझकर कम कर देता है। ये लाइन बीच में आती तो अच्छी नहीं लगती, आप इसको ये भी, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के तुलना में जानबूझकर कम कर देता है, तो उसे मुद्रा का, वो दो बार हो जाता है, दो बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप सेल्फ अंडरस्टूड है ये चीज़, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं दोस्तों? जानबूझकर कम कर देता है। तो आप कोष्टक में लिखेंगे उसे, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अब जैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे जैसे अमेरिकी लिख लेना आप। कैसे लिखा जाता है अमेरिकी? मुझे दोस्तों हिंदी में थोड़ा मेरा हाथ तंगी है, देखो जो जैसे अमेरिकी डॉलर तथा भारतीय रुपये की, जैसे अमेरिकी डॉलर तथा भारतीय रुपये की विनिमय दर, जैसे अमेरिकी डॉलर तथा भारतीय रुपये की विनिमय दर एक डॉलर बराबर 70 रुपये है। क्या है दोस्तों? जैसे अमेरिकी डॉलर तथा भारतीय रुपये की विनिमय दर कितनी है? $1 बराबर 70 रुपये है। अब लिखो, यदि $1 70 रुपये, यदि भारत
यदि भारत है अपनी मुद्रा का मूल्य, यदि भारत अपनी मुद्रा का मूल्य, यदि भारत अपनी मुद्रा का मूल्य अमेरिकी डॉलर, यदि भारत अपनी मुद्रा का मूल्य अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष, अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अवमूल्यन कर देता है, यदि भारत अपनी मुद्रा का मूल्य अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अवमूल्यन कर देता है तो इनकी विनिमय दर, तो इनकी विनिमय दर अब, तो इनकी विनिमय दर अब $1 बराबर 80 रुपये होगी। अवमूल्यन कर दिया, कितना भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण लिया अपने, जैसे कि अमेरिका डॉलर था, भारतीय रुपये की विनिमय दर $1.70 है। यदि भारत अपनी मुद्रा का मूल्य अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अवमूल्यन कर देता है, यदि भारत अपनी मुद्रा का, यहाँ ये लिखो, यहाँ यदि भारत अपनी मुद्रा का, कुछ अजीब सा लग रहा था जब भी मेरे को, यदि भारत अपनी मुद्रा का अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष, यदि भारत अपनी मुद्रा का अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अवमूल्यन कर देता है तो इनकी विनिमय दर अब $1 बराबर 80 रुपये होगी। तो पहले $1 बराबर कितना था, 270 था, अब इनकी विनिमय दर क्या हो जाएगी, $1 बराबर 80 रुपये हो जाएगी। ये एक उदाहरण था, ये दोस्तों एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ वो लिख दो, यहाँ कोस्ट, यहाँ लिख लो, यहाँ रुपये की वैल्यू, यहाँ रुपये की वैल्यू कम हो गई है, यहाँ रुपये की वैल्यू कम हो गई है। वही था अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे मुद्रा की तुलना में कम कर देता है, तो कम कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ रुपये की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ रुपये की वैल्यू कम हो गई है, कोई बात नहीं, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से मैंने, बहुत ही अच्छा तरह से समझाया है मैंने अवमूल्यन को। ये हो गया दोस्तों आपका अवमूल्यन। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, एक सेकंड, नेक्स्ट लिखेंगे, जब कोई राष्ट्र, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात बढ़ जाते हैं, वह आयात घट जाते हैं। ओके, उतार लो दोस्तों, जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात बढ़ जाते हैं और उसके आयात दोस्तों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अर्थात ये भी लिख सकते हो, अर्थात निर्यात सस्ते व आयात महंगे हो जाते हैं। महंगा मैंने आपको क्लियर बता दिया था, निर्यात सस्ता यानी ज़्यादा, निर्यात ज़्यादा और आयात महंगे हो जाते हैं। सस्ते महंगे वाली बात ही मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको इस उदाहरण से क्लियर कर दी है। लिखो, इसी कारण, आगे लिखो दोस्तों, इसी कारण बीओपी की प्रतिकूलता, इसी कारण बीओपी की प्रतिकूलता
दूर करने के लिए राष्ट्र इसी क्या लिखा, इसी कारण बीओपी प्रतीक को दूर करने के लिए राष्ट्र मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। दूर करने के लिए राष्ट्र अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बीओपी की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्र अपनी मुद्रा का क्या करते हैं दोस्तों? अवमूल्यन करते हैं। किंतु लिखो, किंतु अवमूल्यन करना उचित नहीं होता है। क्यों? किंतु अवमूल्यन करना उचित नहीं होता है क्योंकि राष्ट्र इसकी प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि दूसरे राष्ट्र, यहाँ लिखो, क्योंकि दूसरे राष्ट्र इसकी प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि दूसरे राष्ट्र इसकी प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात वो भी अवमूल्यन कर सकते हैं। कोष्टक में लिख लो, प्रतिक्रिया करते हैं, इसका मतलब अर्थात अन्य राष्ट्र या वो भी अवमूल्यन करते हैं। वो किसके लिए है? अन्य राष्ट्रों के लिए। तो दोस्तों इसी कारण बीओपी की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए राष्ट्र अपनी मुद्रा का क्या करते हैं दोस्तों? अवमूल्यन करते हैं और निर्यात बढ़ाते हैं। लेकिन अवमूल्यन करना उचित नहीं होता है क्योंकि राष्ट्र इसकी प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात वो भी अवमूल्यन करते हैं। अरे तुम अवमूल्यन कर रहे हो, अपनी मुद्रा का कर रहे हो और निर्यात बढ़ा रहे हो, उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और अपना निर्यात कर ले, ओके। अरे तुम किसी वस्तु का उत्पादन ही इतना कर लो ना, तो आपको अवमूल्यन की जरूरत ही नहीं है ना। तो अवमूल्यन से पहले है कि आप अपने राष्ट्र में इतनी वस्तु बनाओ, इतनी मेहनत करो, इतना ज़्यादा निर्यात करो, आप इतनी मेहनत करो कि आपको अवमूल्यन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपके पास संसाधन इतने होने चाहिए, आपके पास उत्पादन इतना होना चाहिए। अपन चाइना से खरीदते खिलौने, क्यों खरीदते भाई खिलौने? वहाँ से क्यों खरीदते हो? आप बना लो ना अपने देश में। पर अपने देश में तो लोगों को ताश खेलने का टाइम नहीं है, लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, मोबाइल चला लो, रील चला लो, पड़े 5 घंटे 10 घंटे रील चला लो, लेकिन काम नहीं करते। काम करो ना, पूरी दुनिया रील देख रही है मोबाइल में। मैं तो कह रहा हूँ 99% जो दुनिया है ना, अपनी भारत की जनसंख्या इन मोबाइलों में लग रही है। इस मोबाइल ने सबको बर्बाद कर रखा है। पूरे दिन बुढ़ा से लेके छोटा बच्चा 1 साल का भी नहीं होना, वो भी उसकी आंखों में से देख रहा है, उसकी आंखों में प्रकाश आ रहा है उस मोबाइल का, लेकिन ऊपर नीचे किया जा रहा है। उसको भी पता है कि मेरे को कौन सी रील देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। तो अपने देश के तो इतने लोग हैं, इतने काम करने वाले लोग हैं, फिर भी बेटे तो आप उत्पादन करो यार, मेहनत करो, बहुत कुछ है मेहनत करने वालों के लिए। तो लोग बहुत कमा रहे हैं बिजनेस वाले मेहनत करके, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो किसी कारण भी प्रतिक्रिया दूर करने के लिए किंतु करना उचित नहीं होता क्योंकि इसकी लोग प्रतिक्रिया अर्थात वे भी अवमूल्यन कर देते हैं। लो भाई, वो अपन करेंगे तो वो भी अवमूल्यन कर देंगे, कोई बात नहीं। अब मैं आपको वो थोड़ा सा वो लिखा देता हूँ कि अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि जो कंसेप्ट बताता हूँ आप भूल जाओगे उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को दोस्तों अपने को लिखना भी अति आवश्यक है। अब लिखो दोस्तों, अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं कैसे? आप एक प्रश्न के थ्रू आप लिखेंगे, अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं। भाई अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं कैसे? अवमूल्यन कर रहे हो और उससे निर्यात तो बढ़ते हैं, आपकी बात तो सही है, लेकिन अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते तो वो कैसे बढ़ते हैं? इंटरव्यू में मान लो इसे प्रश्न पूछ ले तो आपको इसके बारे में कैसे लिखना है? तो दोस्तों आप इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैं लेंगे अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं कैसे। लिखो,
लिखो माना पहले भारत व माना पहले भारतीय रुपया व अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर $1 बराबर 70 रुपये थी। माना पहले भारतीय रुपया व अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर $1 बराबर 70 रुपये $1 बराबर 70 रुपये थी। अब अवमूल्यन होने पर $1 बराबर $1 बराबर 80 रुपया हो गया। इससे विदेशी लोगों के पास $1 के बदले $10 अतिरिक्त मिलेगा। $1 के बदले $10 अतिरिक्त मिलेगा यदि किसी विदेशी के पास या अमेरिकी है ना, यदि किसी अमेरिकन के पास $1000 है तो उसे $10,000 अतिरिक्त मिलेंगे। अतिरिक्त कैसे मिलेंगे? क्योंकि $1 पर कितने मिल रहे हैं? $10, तो 1000 पर कितना मिल जाएगा? $1000 है तो उसको 10 × 1000 तो उसे $10,000 अतिरिक्त मिलेंगे। इन अतिरिक्त रुपयों से वह भारत से और अधिक वस्तुएं खरीदेगा। इन अतिरिक्त रुपयों से वह भारत से अन्य और अधिक वस्तुएं खरीदेगा जिससे भारत के निर्यातों में वृद्धि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि अवमूल्यन से निर्यातों में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्यातों से अवमूल्यन में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों क्या लिखा? माना पहले भारतीय रुपया व अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर $1 बराबर 70 रुपये थी। अब अवमूल्यन होने पर $1 80 रुपये हो गया। इसे विदेशी लोगों के पास $1 के बदले $10 अतिरिक्त मिलेगा। यदि किसी अमेरिकी के पास $1000 है तो उसे $10,000 अतिरिक्त मिलेंगे। इन अतिरिक्त रुपयों से वह भारत से अन्य और अधिक वस्तुएं खरीदेगा जिससे भारत के निर्यातों में वृद्धि। अतः हम कह सकते हैं कि अवमूल्यन से निर्यातों में वृद्धि होती है। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा होगा।
उतार लो। तो मैंने आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करके बता दिए हैं कि अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं। किसी विद्वान को मिल जाए, अपने आप को बताए, तो उसे पूछ जरूर लेना कि भाई अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते क्यों, बढ़ते हैं अवमूल्यन से। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा करवाया है मैंने। अब दोस्तों आगे अपन उतार लो एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। पेन दूसरा ले लेता हूँ दोस्तों, मैं उतार लिया होगा आपने। आगे लिखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, नीचे लिखेंगे अवमूल्यन करने से, अवमूल्यन करने से, अवमूल्यन करने से, अवमूल्यन करने से, अवमूल्यन करने से निर्यातों में अवमूल्यन करने से निर्यातों में कितनी वृद्धि होगी तथा आयातों में, आयातों में कितनी कमी होगी, आयातों में कितनी कमी होगी। क्या लिखा आपने दोस्तों, अवमूल्यन करने से निर्यातों में तो कितनी वृद्धि होगी तथा आयातों में कितनी कमी होगी, तथा आयातों में कितनी कमी करनी होगी। यह बात नहीं होगी, यह बात निर्यातों व, यह बात निर्यात व आयात, यह बात निर्यात व आयात की मांग की लोच पर निर्भर करती है। यह बात दोस्तों निर्यातों व आयातों, यह बात निर्यातों को, यह बात निर्यातों व आयातों, यह बात निर्यातों व आयातों की मांग की लोच पर, यह बात लोच पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई, आयातों में कितनी वृद्धि होगी, निर्यातों में कितनी कमी होगी, आयातों में कितनी कमी होगी, निर्यातों में कितनी वृद्धि होगी। यह बात निर्यातों व आयातों की मांग की लोच पर डिपेंड करती है दोस्तों। कितने अपने निर्यात बढ़ेंगे, उस वस्तु की मांग की लोच कितनी है उस पर दोस्तों डिपेंड करती है। नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं। लिखो दोस्तों, यदि निर्यातों की, यदि निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक है, अर्थात मांग की लोच लोचदार है। यदि निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक, या एक ही बात है, अर्थात मांग की लोच लोचदार है, अर्थात मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। यदि निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक, अर्थात मांग की लोच, अर्थात मांग की लोच लोचदार है तो, निर्यात
तो निर्यात निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो निर्यात निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कब बढ़ते हैं दोस्तों निर्यात? यदि निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक, यदि निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, जब भी दोस्तों मूल्य से निर्यात बढ़ेंगे। ये भी बात आपकी शर्त है। तो यदि निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक है, अर्थात मांग की लोच या किसकी, या अर्थात, या ये लिख सकते हो, इसको कोष्ठ में लिख सकते हो इकाई से अधिक है, या कोष्ठ में लिख सकते हो लोचदार है, या अर्थात निर्यातों भी लिख सकते हो, अर्थात निर्यातों की एकदम समझ में तो आ जाएगा। वैसे ये भी अर्थात मांग की लोच लोचदार वो भी सही है, लेकिन और थोड़ा क्लियर हो जाए थोड़ा लिखने में। अर्थात निर्यातों की मांग की लोच, अर्थात निर्यातों की मांग की लोच लोचदार है तो निर्यात निश्चित रूप से बढ़ेंगे। निर्यात लोचदार है तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लोचदार का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। लोचदार बराबर कीमत कम होने पर मांग में वृद्धि। अब ऐसी मांग बहुत है दोस्तों, इसका तो देखो अब मैं बता नहीं सकता, यहाँ पर आपको समझा नहीं सकता मांग की लोच कैसे निकाली जाती है। ये होता है D% अपॉन P%। यदि आपकी प्राइस में यदि मान लो कि डेल्टा है, डेल्टा D% अपॉन डेल्टा B%, यदि आपकी प्राइस में मान लो कि 2% चेंज हुआ है और आपकी डिमांड में मान लो कि 4% तो आपका 5% चेंज हुआ है, तो आपकी मांग की लोच कितनी हो गई दोस्तों? 2.5 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई? 2.5 हो गई। डिमांड अपॉन P% है ना। कीमत में परिवर्तन चेंज होने के कारण आपकी मांग में कितना चेंज होता है ना, ये आपकी क्या है दोस्तों? मांग की लोच होती है। तो मांग की लोच यहाँ 2.5 आ गई ना, मतलब कि आपने कीमत में कितना परिवर्तन किया? 2% परिवर्तन किया, लेकिन आपकी मांग में कितना प्रतिशत हो गया? 5% हो गया। तो मांग की लोच कितनी हो गई? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोलते हैं इसको। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितनी हो गई दोस्तों? 2.5 हो गई। कहने मतलब मांग की लोच यहाँ तो कितनी थी? इकाई से अधिक। इकाई कितना है? इकाई बोले तो 1 बोलते हैं इकाई को, मतलब 1। इकाई से अधिक, 1 से अधिक है। तो यहाँ तो मेरी मांग की लोच कितनी हो गई? 2.5 हो गई। तो इस स्थिति में दोस्तों 2.5 है, तो यहाँ पर मेरे निर्यातों की वृद्धि अवश्य होगी। इस चीज का मैंने बताया है, बाकी मांग की लोच वाले में इसका अच्छा एनालिसिस कराऊंगा। नीचे लिखो यदि आयातों की मांग की लोच इकाई से अधिक, कोष्ठ में लिखे इकाई से अधिक, कोष्ठ में लिखेंगे लोचदार, है ना। वो चीज़ आ गई, मैंने कोष्ठ में कर दिया। यदि आयातों की मांग की लोच इकाई से अधिक है तो आयात निश्चित रूप से घटेंगे। आयात घटने भी चाहिए, निर्यात नहीं बढ़नी चाहिए। तो आयात निश्चित रूप से घटेंगे। आगे देखते हैं। तो आयात निश्चित रूप से घटेंगे। इसके आगे और देखते हैं दोस्तों अपन, आयात निश्चित रूप से घटेंगे। देखो दोस्तों, एक प्रोफेसर लर्नर और मार्शल की परिभाषा है वो और बता देता हूँ। बड़ी मोस्ट है, मेरे कब से इच्छा हो रही थी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रोफेसर लर्नर व मार्शल के अनुसार, ये मेरे बहुत अच्छा याद था, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर लर्नर व मार्शल के अनुसार अवमूल्यन प्रोफेसर लर्नर के अनुसार पढ़ेंगे कि जब आयातों और निर्यातों की मांग की लोच, जब आयातों और निर्यातों की जो मांग की लोच का योग आपकी इकाई से अधिक है, तो ही आपके दोस्तों अवमूल्यन सक्सेस होंगे। ये परिभाषा मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ। तो प्रोफेसर लर्नर व मार्शल के अनुसार अवमूल्यन करना किसी राष्ट्र के लिए तभी लाभदायक होगा। अवमूल्यन करना किसी राष्ट्र के लिए
तभी लाभदायक होगा जब जब निर्यातो जब निर्यातो व जब निर्यातो व जब निर्यातों व आयातों की जब निर्यातों व आयातों की मांग की लोच जब आयातों व निर्यातों की मांग की जब आयातों व निर्यातों की मांग की लोच का योग जब निर्यातों व आयातों की मांग की लोच का योग इकाई से अधिक हो इकाई का योग इकाई से अधिक हो इकाई से अधिक हो मतलब कि क्या है दोस्तों, मैं बहुत कब से चाह रहा था कि इस परिभाषा को कब आपके लिए लाऊं। मैं काफ़ी खुश था इस परिभाषा को लेके कि प्रोफेसर लर्नर और मार्शल साहब ने कहा है कि आपके अवमूल्यन करना तभी लाभदायक होगा जब आपके आयातों व निर्यातों की जो मांग की लोच का योग है ना इकाई से अधिक होना चाहिए, इकाई से अधिक यानी लोचदार होना चाहिए। जब भी आपकी अवमूल्यन दोस्तों क्या होगा, सक्सेस होगा। ई एक्स प्लस ई एम यहाँ लिखेंगे ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन 1। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का योग इस एक से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मांग की लोच क्या होनी चाहिए, इस एक से इकाई लोचदार से ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी दोस्तों आपका अवमूल्यन क्या होगा, लाभदायक होगा। अवमूल्यन करना किसी राष्ट्र के लिए तभी लाभदायक होगा जब निर्यातों आयातों की मांग की लोच का योग इकाई से अधिक हो। और मैंने पहले भी आपसे इससे पहले भी लिखा दिया है कि अवमूल्यन करना तभी लाभ है जब आयातों की मांग की लोच ज़्यादा हो और निर्यातों की भी मांग की लोच क्या हो दोस्तों, अधिक हो एक से, या उनकी मांग की लोच अधिक हो। मांग की लोच आप समझ गए होंगे। अरे मांग की लोच ये है कि उस वस्तु पर ये नियम लगना चाहिए कि उसकी कीमत कम हो रही है तो उसकी मांग ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ की कीमत कम कर दो तो उसकी मांग भी नहीं रहे। घटिया वस्तु की चीज़ें होती है ना दोस्तों, बाजरा है या कपड़े, हल्के कपड़े होते हैं ना, उनकी अपन मांग उसकी प्राइस कम कर देते हैं, उससे उनकी मांग भी कम हो जाती है। देखा होगा कभी कभी नहीं। मांग वाले चैप्टर में इसको दोस्तों मैं क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, आ जाए तो मजा आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आए ना, किसने कहा था कि अवमूल्यन करना किस रास्ते में जब निर्यात आयोग मांग की लोच इकाई से अधिक और प्रोफेसर लर्नर और मार्शल वाला, ये क्वेश्चन आ जाए तब बड़ा लेवल का क्वेश्चन होगा। या ये कहे कि अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। या कोई जरूरी है कि अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़े, मांग की लोच कैसी होनी चाहिए, इकाई लोचदार हो, कम लोचदार हो, बेलोचदार हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी दोस्तों मजा आ जाए। बाकी हर किसी पर डिपेंड है, अपना काम मेहनत करना है दोस्तों, अच्छे लेवल की तैयारी करना है। लेकिन आपके मेरा मैटर काम होता है। एक बात बता देता हूँ, हाँ मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ई एक्स क्या था यहाँ, निर्यातों की मांग की लोच, और ई एक्स ई एम आयातों की। ये तो क्या लिखना है आपको, लिखो तो लिख लो। ई एक्स एक्सपोर्ट हो गया तो यहाँ लिख लो दोस्तों एक्सपोर्ट, निर्यातों की मांग की लोच, निर्यातों की मांग की लोच साइड में लिख लो, लिखो तो। ई एम हो गया आयातों की मांग की लोच। अब थोड़ा सा मैं और लिखा देता हूं दोस्तों। एक सेकंड मित्रों, ये उतार लिया होगा आपने। एक सेकंड, पेन दूसरा ले लो यार, मैं इसकी की इंक खत्म हो गई, दो पेनों की खत्म कर दी है, तीसरा है। थोड़ा सा मैं और लिखा देता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को याद आ रही है, देखा है मैंने नोट्स में। लिखेंगे
अवमूल्यन हेतु आवश्यक शर्त, ये भी खत्म हो गया यार। अवमूल्यन हेतु आवश्यक शर्तें, अवमूल्यन कब सक्सेस होता है दोस्तों? अवमूल्यन हेतु आवश्यक शर्तें उतारो दोस्तों। निर्यात व आयात की मांग की लोच, मांग की लोच, मांग की लोच इकाई से अधिक, यानी कोष्टक में को लोचदार हो। कि अपने दोस्तों कब सफल होता है अपना अपना अवमूल्यन कब सफल होगा? जब निर्यात व आयात की मांग की लोच क्या है दोस्तों? इकाई से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो अपने अवमूल्यन कब सक्सेस होगा अपना अवमूल्यन? जब सका जब उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक हो, या वो वस्तु अधिक लोचदार हो। अब फटेंगे लोचदार है, बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है। कोई चीज ऐसी होती है चाहे उनके चाहे आप कितने पैसे बढ़ा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई चीज ऐसी होती है उनको चाहे आप कितने पैसे कम कर दो उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई चीज ऐसी भी होती है दोस्तों जिनके पैसे बढ़ा दो तो क्या होता है? पैसे बढ़ा दो उनकी मांग भी बढ़ जाती है। ऐसी भी होती है कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके पैसे कम होते हैं तो उनकी कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता हर चीज के पैसे कम हो जाते हैं उसकी डिमांड हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो मांग की लोच है, मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। मांग की लोच आपको बताऊंगा कि जो मांग की लोच होती है दोस्तों वो 5 प्रकार की होती है, वो मैं आपको सभी बताऊंगा। मांग की लोच ये इस प्रकार मैं मांग की लोच बताऊंगा दोस्तों आपको, पूरी बताऊंगा। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम। ठीक है, पांचों मांग की लोच आपको जब पढ़ाऊंगा, जब आपको पूरा एनालिसिस इसमें करा दूंगा। तो शर्त क्या होती है? निर्यात मांग की लोच इकाई से अधिक हो, अधिक होने से कम हो जाएगी ना मांग की लोच, इकाई से अधिक होनी चाहिए। मांग की लोच उनकी इकाई से कम है ना, इकाई शर्त ये है मेरी, इकाई से अधिक होनी चाहिए। यदि मांग की लोच उस वस्तु की इकाई से कम है, अवमूल्यन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, लेवल ये है भाई साहब कि अवमूल्यन करने से हमेशा निर्यात बढ़ते, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए सर या तो उनकी निर्यातों की मांग की लोच क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए इकाई से। उनकी मांग की लोच यदि कम है ना तो आपका अवमूल्यन सक्सेस नहीं है। तो शर्त यह है कि आपकी मांग की लोच इकाई से अधिक होनी चाहिए। यदि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यू में पूछ ले कि आप ऐसे बताओ हमने अवमूल्यन कर दिया, आपको सर निर्यात बढ़ेंगे, फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि यदि वो वस्तु ऐसी है उसकी मांग की लोच है ना इकाई से कम है, क्या है? इकाई से कम है, मतलब कि बेलोसदार है, तो भाई साहब कह देना वहीं पर हाथों हाथ, नहीं सर निर्यात नहीं बढ़ेंगे, निर्यात नहीं बढ़ेगी, आपका निर्यात प्रभावी नहीं होंगे, आपका अवमूल्यन अप्रभावी रहेगा। तो निर्यात व आयात की मांग की लोच इकाई से लोचदार हो। आगे देखो नंबर 2 देखेंगे, अन्य देश अवमूल्यन न करे, अन्य देश अवमूल्यन नहीं करे। निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता, निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता भी समझाता हूं दोस्तों, सारे 4 पॉइंट लिखा देता हूं, लास्ट लिखो। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का आंतरिक मूल्य, मुद्रा का आंतरिक मूल्य अपरिवर्तित रहे। ऐसे नहीं है अपने दूसरे देशों के समक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया और अपने वाली मुद्रा भी भाई साहब कम होती जा रही है। अपनी मुद्रा का स्टेबल रहनी चाहिए, एक तो ये शर्त है। मुद्रा का आंतरिक मूल्य क्या है दोस्तों? अपरिवर्तित रहे। निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता भी रहनी चाहिए। मैंने भाई साहब अवमूल्यन कर दिया, मैं सोचूं सेव के भाव बढ़ा, वो अवमूल्यन कर दिया सेव का निर्यात बढ़ा दूं, आपके पास सेव है ही नहीं, अरे क्या मतलब उस अवमूल्यन का? आपने अवमूल्यन किया निर्यात बढ़ाने के लिए, आपके पास उपलब्धि नहीं है, क्या मतलब उस चीज का? तो भाई साहब आपके निर्यात हेतु आपके पास अतिरिक्त उत्पादन है ना, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, आपके पास उस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, और आपके पास आंतरिक मूल्य अपरिवर्तित रहे, अतिरिक्त प्रोडक्शन आपके पास रहे, और अन्य देश भी उसका अवमूल्यन नहीं करे, और निर्यात और आयातों की मांग की लोच क्या हो जाए दोस्तों? एक से अधिक हो। तो दोस्तों अवमूल्यन करनी हेतु ये आवश्यक 4 शर्तें थी, ये दोस्तों आपने उतार ली होगी। अब दोस्तों मैं एक चीज आपके लिए और देखी थी, वो मिल जाए तो
बस दोस्तों इतना ही कराएंगे, अब थोड़ा सा और करा देता हूँ बस, खूब टाइम ले लिया है मैंने आपका। अब लिखेंगे दोस्तों अब लिखेंगे दोस्तों अब तक भारत द्वारा अब तक भारत द्वारा अब तक भारत द्वारा किए गए अवमूल्यन अब तक भारत द्वारा किए गए अवमूल्यन अब तक भारत ने कब कब अवमूल्यन दोस्तों कर दिए भारत द्वारा किए गए अवमूल्यन। तो दोस्तों वैसे तो 1991 में 2 चरणों में होता, तो अब तक भारत ने 3 बार ही अवमूल्यन किया, 3 बार ही माना जाता है। तो अब तक भारत ने 3 बार अवमूल्यन किया है। तो दोस्तों कब कब किया है वो लिख लेंगे दोस्तों। भारत ने अवमूल्यन दोस्तों कब कब किया, 1949 में किया है दोस्तों पहली बार, फिर दोस्तों 1966 में किया है, और फिर दोस्तों 1991 में 2 बार किया था, 2 चरणों में किया था। तो दोस्तों अब तक तो 1991 वाला तो दोस्तों किया था आपका जुलाई में किया था, आपको आर्थिक सुधार आए थे जुलाई में किया था। और दोस्तों ये है ना, ये सितंबर में किया था, सितंबर 1949 में किया था। और 1966 वाला दोस्तों जून 1966 में 3 बार किया हुआ है। तो दोस्तों 1991 वाला तो ये तो आप लिखेंगे 18 से 19% बोलते हैं इसको, 18 से 19%, या दोस्तों आपको एग्जाम में आएगा तो लगभग आएगा, लगभग 18% है ना। ऑप्शन ऐसे आएंगे तो लगभग 18% दोस्तों 1991 में जो मुद्रा का अवमूल्यन किया था भारत ने। अब तक भारत द्वारा किए गए अवमूल्यन में हम देखेंगे कि जुलाई 1991 में किया था ना जो अवमूल्यन दोस्तों, वो 18 से 19% तक किया था, 18 से 19% या लगभग 18% मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। और दोस्तों जो जून 1966 में किया गया था ना, जून 1966 में किया था वो दोस्तों 36.5 किया गया था। तो यहाँ पर मुद्रा का जो अवमूल्यन किया था दोस्तों वो 36.5% किया गया था। और दोस्तों सितंबर 1949 में किया गया था ये मुद्रा का अवमूल्यन 30.5% अवमूल्यन किया गया था। तो दोस्तों ये था डाटा। अवमूल्यन वाले लोग इतने पढ़ाते हैं, जब एक देश अपने मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा तुलना में कम कर देता है उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते ये भी नहीं बताते, या बता देते हैं अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं। अब तक भारत ने अवमूल्यन 3 बार किया है, सितंबर जून, ये बताते हैं कदम। और अपन ने अवमूल्यन को दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझा। अब दोस्तों अपन अधिमूल्यन और समझ लेते हैं, छोटा सा करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों। अधिमूल्यन आपने ये उतार लिया होगा, ये दोस्तों हो गया अपना अवमूल्यन। अब कराएंगे दोस्तों हम आपको अधिमूल्यन ओवर वैल्यूएशन बोलते होंगे, देख लेना इसको आप। ओवर वैल्यूएशन बोलते क्या बोलते देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। अधिमूल्यन ओवर वैल्यूएशन अधिमूल्यन दोस्तों, ये दोस्तों अपन इसका थोड़ा सा और कर लेते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अधिमूल्यन क्या होता है। देखो जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य है, वो ही है जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य या वैल्यू, लिखो तो लिखो कोई बात नहीं, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश के सापेक्ष, दूसरे देश की जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में बढ़ा देता है तो इसे अधिमूल्यन कहते हैं। इससे निर्यात महंगे यानी कोष्टक में कर दो कम, इससे निर्यात महंगे व आयात सस्ते
आयात सस्ते यानी क्वेश्चन ज़्यादा, आयात सस्ते होते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पहले $1 बराबर 70 रुपये, अधिमूल्यन करने पर $1 बराबर 60 रुपये। ये हो गया, यही है अधिमूल्यन। ये है दोस्तों आपका अधिमूल्यन करा दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अवमूल्यन की क्लास, कैसी लगी? वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं और भी कराने में था एक चैप्टर इसमें, लेकिन दोस्तों इतना ही कराएंगे। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप हमें अपना स्नेह देते रहे, प्यार देते रहे, शुभकामनाएं देते रहे, और आप भी आगे बढ़ते रहे, ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिंदास रहे, मस्त रहे, एंजॉय करते रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू। ओके।